हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। फ्रेंड्स, हमने बात की थी जनरल एंट्री की। जो हमने लास्ट सेशन देखा वहां पर हमने कुछ जनरल एंट्रीज की। जनरल एंट्री हमने सीखा किस तरह करनी है, चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच हो चाहे वो मॉडर्न अप्रोच हो, किस तरह से हम यानी जनरल एंट्री करेंगे। हमने बेसिक जनरल एंट्री सीखी थी। मैं चाहता हूं कि बाकी कुछ और जनरल एंट्री आपके सामने प्रेजेंट करूं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको समझ में आए कि जनरल एंट्री रिकॉर्डिंग करना इज नॉट अ बिग टास्क, बट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो वीडियो आप देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली वो आपको आना चाहिए। जितनी भी आपने यानी अकाउंटिंग का बेसिक सीखा है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक रहेगा आपके पास तो आप अकाउंटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम आप सोच सकते हैं कि किस तरह से अकाउंटिंग की जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि जितनी एंट्री हम कर रहे हैं यहाँ पर वही एंट्री आपको आनी चाहिए। नहीं, आपको किसी भी तरह की एंट्री अगर आपसे पूछी जाए या किसी भी तरह का अगर आपको काम मिले और उस समय आपको एंट्री करनी पड़े तो आप उसे आसानी से कर सकें, आपको सोचना ना पड़े कि क्या किया क्या ना करें। तो आपको अकाउंटिंग बहुत ईजिली ऐसा लगेगा आपको अकाउंटिंग बहुत आसान है, बहुत इजी वर्क है। क्योंकि देखो क्या रिकॉर्डिंग समझ में आ जाएगी, रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं टैली के अंदर। क्लियर है बात। ये कोई भी सॉफ्टवेयर है जैसे एसएपी सॉफ्टवेयर, उसके अंदर रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं। ठीक, तो रिपोर्ट बनाना मुश्किल काम नहीं है, फिर उसे प्रेजेंट करना, उसे एनालिसिस करेंगे, कैसे हम रिपोर्ट को देखेंगे, कैसे रीड करेंगे, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आपको बेसिक अकाउंटिंग तो कम से कम पता होना चाहिए। सो बाकी एंट्रीज देखते हैं आज के सेशन में, देखते हैं कि हम क्या क्या एंट्री सीखने वाले हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट एंट्री लिखा है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखिए, उसने बैंक से पैसा निकाला, किसके लिए निकाला? ऑफिस यूज के लिए। और दूसरा क्या निकालेगा? पर्सनल यूज के लिए। तो अगर उसने ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला है तो इट मीन्स हमारे बैंक से पैसा कम हुआ है, एक चीज तो ये है। और दूसरा हमारे ऑफिस में पैसा बढ़ा है, इट मीन्स हमारा कैश बढ़ा है ऑफिस में और हमारे अकाउंट से पैसा कम हुआ है। एक असेट्स हमारी बढ़ रही है और एक असेट्स हमारी घट रही है। जो बढ़ रही है उसे क्या करेंगे? डेबिट, और जो घट रही है उसे क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 4,000 रुपए। नेक्स्ट लिखा हुआ है यही चीज अगर उसने कैश जो विड्रॉ किया है ऑफिस की जगह पर्सनल पर्पज के लिए अगर यूज करता तो हमने कहा क्या करते हैं, बैंक से तो पैसा कम हुआ लेकिन हमारे पास नहीं आया, किसके पास चला गया? मालिक के पास। और उसे हम नाम दे रहे हैं ड्राइंग का। उसे क्या नाम दे रहे हैं? ड्राइंग का। इट मीन्स हमारी ड्राइंग बढ़ रही है। ड्राइंग हमारी क्या है? असेट्स है और वो बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे? डेबिट। तो हमने कहा एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 4,000 रुपए। क्लियर है बात। तो अगर ऑफिस पर्पज के लिए निकालेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अगर हम पर्सनल पर्पस के लिए निकालेंगे तो ड्राइंग टू बैंक अकाउंट। आपको ये दोनों एंट्री पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। कह रहा है बैंक ने चार्ज किया इंटरेस्ट, या बैंक ने कुछ भी चार्ज किया। बैंक ने आपका एटीएम का पैसा, जो एटीएम कार्ड मिलता है उसका चार्ज किया, चेकबुक का चार्ज किया, या बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। क्लियर है बात। तो जो भी चार्ज किया बैंक ने, बैंक अगर चार्ज करेगा तो क्या होगा? सोच के देखिए, हमारे अकाउंट से पैसा कट जाएगा। हमारे अकाउंट से क्या होगा? पैसा कट जाएगा। और हमारे लिए क्या है? ये एक्सपेंस ही तो है। ये एक्सपेंस कहें या लॉस। और जो एक्सपेंस और लॉस हमारा बढ़े तो हमने कहा डेबिट करेंगे, और बैंक हमारा घट रहा है तो हमने कहा क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे हम लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट या बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कि हमारा पैसा क्या हो रहा है? बैंक में कम हो रहा है। कितना? 200 रुपए। ठीक है जी। नेक्स्ट वो कह रहा है कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया, या बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया, हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट के रूप में पैसा आ गया। ठीक, और जब हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट के रूप में पैसा आ गया तो हमारा अकाउंट पैसा जो है हमारे अकाउंट में बढ़ गया। तो हमने कहा जो हमारा बैंक अकाउंट हमारा बढ़ गया और जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमारी इनकम हो गई। क्या होगी? हमारी इनकम। इट मीन्स हमारी इनकम बढ़ रही है। और जब इनकम बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। क्योंकि मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? अगर एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट और एक्सपेंस घटे तो क्रेडिट। इनकम बढ़े तो क्रेडिट, इनकम घटे तो डेबिट। यहां पर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बैंक। ये जो इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, कितना? 150 रुपए। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट एंट्री लिखा हुआ है कि स्नेह का जो चेक था, जो हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 19 में, वो डिसऑनर्ड हो गया। देखिए, जब हमने स्नेहा से चेक लिया था, 19 नंबर देखते हैं। देखिए, ये हमने जब स्नेहा से पैसा लिया था तो हमने ये एंट्री की थी, याद होगा। हमने एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास पैसा आया था 12,500। हमने कहा हमने उसे डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट अलाउ किया था 500 का, और टू स्नेहा। अब ये डिसऑनर्ड जैसी होगा ना, इस एंट्री को उल्टा कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी हमारी
स्नेहा डेबिट 13,000 टू बैंक 12,500 एंड टू डिस्काउंट अलाउड 500। बिल्कुल जैसे डिसऑर्डर होगा आपको अपोजिट एंट्री कर देनी है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है पेड शॉप रेंट बाय चेक। आपने रेंट पे किया है। जब रेंट पे करेंगे तो दो चीजें हुई, एक रेंट हुआ और एक आपने बैंक से पेमेंट किया, बैंक हुआ। जनरली हम कैश से पेमेंट करते हैं या बैंक से, तो हमने बैंक से पेमेंट की है। रेंट हमारे लिए खर्चा है क्योंकि हम पे कर रहे हैं, खर्चा है। खर्चा आपका बढ़ेगा तो डेबिट, बैंक आपकी असेट से तो असेट्स घट रही है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रेंट पे किया हमने? 3,000 रुपये रेंट पे किया। क्लियर है बात? नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है रिसीव डिविडेंड डायरेक्टली इनटू आवर बैंक। हमारे बैंक में डायरेक्टली डिविडेंड आ गया। डिविडेंड क्या होता है? जब क्या होता है कि हम किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए आपने आज रिलायंस के शेयर खरीद लिए, रिलायंस कंपनी में आपने पैसा लगा दिया। अब जब रिलायंस कंपनी में आपने पैसा लगा दिया तो रिलायंस जो प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उन लोगों को देती है जिनके पास उनके शेयर से, इट मीन अपने शेयर होल्डर्स को देती है। तब जो शेयर होल्डर्स को जो पैसा दिया जाएगा उसे डिविडेंड की फॉर्म में दिया जाता है। और जब डिविडेंड की फॉर्म में दिया जाएगा तो जिस कंपनी ने या जिस व्यक्ति ने इस कंपनी में पैसा लगाया होगा उन सबको डिविडेंड मिलेगा। क्लियर है बात? तो यहां पर हो क्या रहा है? उनके अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है। किस चीज के लिए बढ़ रहा है? क्योंकि उनकी डिविडेंड रिसीव हुआ है, क्योंकि उनकी डिविडेंड की क्या हुई है? इनकम हुई है। क्या हुई है? ये डिविडेंड की इनकम। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, और अगर आपका बैंक बढ़ेगा तो डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड। कितना रिसीव हो रहा है? 1,000 रुपये। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है पेड द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोपराइटर। देखो वर्ड क्या लिखा है? प्रोपराइटर, मालिक के आपने लाइफ का इंश्योरेंस पे किया है। अगेन ड्राइंग होगी। जब इंश्योरेंस पे करेंगे तो क्या होगा? एक तो ये होगी ड्राइंग क्योंकि मालिक का है, और दूसरा हमारी जेब से कैश जा रहा है। कैश कम हो रहा है, यानी कैश कम होने का मतलब असेट्स कम हो रही है। असेट्स कम हो रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और ड्राइंग हमारी असेट से, एक तरफ असेट से बढ़ रही है तो क्या होगा? ये डेबिट होगा। इसे असेट्स भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि कैपिटल को ये कम कर देगा, यानी लायबिलिटी को ये कम कर देगा। ठीक, तो जरा बताओ एंट्री क्या होगी? एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,500 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है पेड सैलरी। अब हमने देखो रेंट पे किया था तो रेंट टू कैश किया था। अब सैलरी पे करेंगे तो हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर बैंक के थ्रू पे करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। इट मीन्स जो भी खर्चा होगा, कोई भी एक्सपेंस अगर हुआ तो अगर उसको पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई भी अगर इनकम रिसीव हो रही है तो क्या करेंगे? जो भी हमारे को पैसा रिसीव होगा तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी इनकम होगी, जैसे रेंट है, डिविडेंड है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, कैश में मिल रहा होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, जो भी है इस तरह से। क्लियर है बात? अब आपको एंट्री बिल्कुल समझ में आ गई। कोई भी खर्चा होगा तो एक्सपेंस टू कैश और बैंक होगा, कोई भी इनकम होगी तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम होगा। अब आपको इसमें रूल लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया आपने तो सीधे एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में पे किया तो कैश अकाउंट, कितना? 1,200 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? जैसे आपको कमीशन रिसीव हुई है, अगर आपको कमीशन रिसीव हुई है तो क्या होगा? एंट्री क्या होगी? कैश में रिसीव हुई तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो जो भी अगर इनकम होगी तो सीधे एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, खर्चा होगा तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कह रहे रिसीव हुआ आपको रेंट, रेंट रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, रेंट रिसीव हुआ है। क्या बैंक में पैसा रिसीव होगा तो क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट, कितना? 4,000 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपने स्टेशनरी का खर्चा पे किया है, अगर खर्चा पे करेंगे तो क्या एंट्री होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पर क्या है? स्टेशनरी का खर्चा है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और बैंक के थ्रू पे करेंगे तो बैंक। ठीक, कितना आसान है देखिए, सारी एंट्रीज आपने आसानी से कर ली। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा पे किया, अगर आप एडवर्टीजमेंट का खर्चा पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर बैंक के थ्रू पे करेंगे तो बैंक अकाउंट, कितना? 1,500 रुपये। नेक्स्ट वो कह रहा है पेड वेजेज स्पेसिफिकली फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब यहां पर ध्यान देना, हमने क्या किया? एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, फिक्स एसेट्स क्या होती है? जिसका हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, जिसको हम यानी किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इनकम को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मशीन खरीदी,
अब ध्यान रखना, ये मशीन आप खरीद के लिए आए, जब तक इसे रेडी टू यूज नहीं करेंगे, रेडी फॉर यूज, इट मीन्स आप मशीन खरीद के लिए आए और अभी यूज लायक ही नहीं है। जैसे मान के चलिए आप एसी खरीद के लिए आए, भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ आपने। अब एसी खरीदना अलग चीज है, बट अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कोई मशीन है, उसे आपने इंस्टॉल नहीं किया, उसे फिट नहीं किया, तब तक उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो वही कह रहा है, यूज करने तक, रेडी फॉर यूज तक जितने भी खर्चे होंगे वो उस असेट्स की कॉस्ट में जुड़ जाएंगे, उस असेट्स की कॉस्ट में जुड़ जाएंगे। मान लेते हैं मशीन हमारी 50,000 रुपए की है और 2,000 रुपए उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा है, तो उस मशीन की कीमत कितनी कहलाएगी? 52,000 रुपए कहलाएगी। तो एंट्री क्या होगी? वैसे हम कह रहे हैं यहां पर हमारा खर्चा हो रहा है, खर्चा नहीं है ये क्या आपकी असेट्स में जुड़ेगा। तो अब बताओ आपकी यहां पर क्या होगा? मशीन बढ़ रही है कितने रुपए से? 2,000 और प्लस 50, तो यही 52,000 से, और चेक और बैंक से कितना पैसा जाएगा आपका? 2,000 रुपए और प्लस 50,000 रुपए। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। जब हमने मशीन खरीदी होगी 50,000 रुपये की, तो हमने ये एंट्री की होगी। और जब इंस्टॉलेशन कराएंगे तो उसे एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, उसे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, क्योंकि वो मशीन की कॉस्ट में जुड़ जा रहा है। किसी कॉस्ट में जुड़ जा रहा है? वो मशीन की कॉस्ट में जुड़ जा रहा है। क्यों जुड़ जा रहा है? क्योंकि जब तक उसे रेडी टू यूज नहीं करेंगे, रेडी टू यूज से पहले जितने खर्चे किए जाएंगे वो सारे के सारे असेट्स की कॉस्ट में जुड़ जाएंगे। क्लियर है बात? तो अगर हम मशीन खरीदेंगे तो मशीनरी टू कैश, खर्चा करेंगे तो एक्सपेंस टू कैश होता है, बट यहां पर नहीं होगा, क्योंकि मशीन जब तक यूज नहीं होगी, यूज करने से पहले जितने खर्चे मशीन पर किए जाएंगे, असेट्स पर किए जाएंगे, उसके लिए क्या होगी एंट्री? मशीनरी टू कैश। क्लियर बात? आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि रेडी टू यूज से पहले जितने खर्चे किए जाएंगे वो असेट्स की कॉस्ट में जुड़ जाते हैं, वो एक्सपेंस नहीं होता। हाँ, अगर अब आप यहां पर यूज कर चुके हैं, अब यूज करने के बाद मान लेते हैं उसको रिपेयर कराया आपने, क्या कराया? रिपेयर कराया। अब हम उसको रिपेयर कराएंगे, जब मान लेते हैं उस पर हमारे 5,000 रुपए खर्च हो गए। अब रिपेयर कराएंगे तो उसके लिए एंट्री मशीनरी टू कैश नहीं होगी, उसके लिए एंट्री क्या होगी? रिपेयर हमारा खर्चा है, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 5,000 रुपए। वो मशीन में नहीं जुड़ेगा अब, क्योंकि रेडी टू यूज के बाद खर्चा हो रहा है, इसलिए वो एज ए एक्सपेंस कहलाएगा, वो कॉस्ट नहीं होगी। क्लियर है बात? आगे देखते हैं नेक्स्ट। वो कह रहा है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपने सैंपल के तौर पर गुड्स को बांट दिया। जब आप फ्री सैंपल के तौर पर बांट देंगे तो हुआ क्या इसके अंदर? देखिए, एक तो आपके गुड्स जा रहे हैं, गुड्स आपके जा रहे हैं, और सैंपल के तौर पर बांटा तो एक किस्म से आपके लिए लॉस है, नुकसान ही तो है। ठीक, अब नुकसान होगा तो क्या करेंगे? डेबिट, और गुड्स जा रहे हैं तो क्रेडिट। क्लियर? और जब गुड्स जाते हैं तो हमने कहा जनरली गुड्स क्या होता है, जब जाएंगे तो जो हमने परचेज किया है उस सामान में से निकलेगा, इसलिए हम परचेज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर क्या एंट्री होगी? डिस्ट्रीब्यूट एज सैंपल, इसे हम एडवर्टीजमेंट के नाम से कह सकते हैं या फ्री सैंपल के नाम से कह सकते हैं। अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम क्या करें? गुड्स एज अ दे रहे हैं फ्री सैंपल पे, और जब सामान जाएगा तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। हमने कहा 1,500 रुपए का सामान चला गया। वो कह रहा है कि आपने गुड्स को चैरिटी के तौर पर दिया, दान कर दिया, आपने दान कर दिया गुड्स, अगेन गुड्स जा रहे हैं, पर हो क्या रहा है? ये भी तो एडवर्टीजमेंट ही है, किस्म से दान है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि आपने क्या किया है? यहाँ पर चैरिटी के रूप में सामान दिया है। सामान जब सामान जाएगा तब क्रेडिट होगा, लेकिन जब गुड्स जाएंगे तो उसके नाम से हम क्या लिखते हैं? परचेज लिखते हैं। क्लियर बात? और चैरिटी हमारे लिए क्या है? किस्म से एक्सपेंस है या लॉस समझ लो, इसलिए हम उसे डेबिट कर रहे हैं। आई होप आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब सोचो आग लगी और गुड्स जल गए। अगर आग लगी और गुड्स जल गए तो कंप्लीटली लॉस हो गया। लॉस हो गया तो लॉस क्या हो गया? डेबिट होगा। तो एंट्री क्या करेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। कितना? 3,000। और अगेन गुड्स जा रहे हैं मतलब खत्म हो गए। अगर गुड्स खत्म हो रहे हैं तो टू परचेज अकाउंट। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब जब गुड्स जाएंगे, जब जब हमारा गुड्स कम होगा, तब तक हमारी क्या होगी? गुड्स कम होने का हमारी असेट्स कम हो रही है, और असेट्स कम होने का मतलब क्या? हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर है बात? यहां पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो लॉस हमारे लिए नुकसान है, इसलिए हम उसे डेबिट करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया 2,000 रुपए का। क्या एडमिट दिया? क्लेम दिया 2,000 रुपए का, जो कि आग लगी थी, उसके बदले उन्होंने कहा कि हम 2,000 का क्लेम देंगे। जब क्लेम देंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगी? ये इनकम हो जाएगी। हमारे लिए क्या हो जाएगी? ये इनकम हो जाएगी। तो हमने यहां पर क्या लिखा? इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा हमें, तो हमने लिख दिया यहां पे इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब देखिए, हमने कहा हमारा 3,000 का लॉस हुआ था, लेकिन 2,000 अगर क्लेम मिल गया है तो 2,000 का हमारा नुकसान कम हो गया है। हमने कहा 2,000 का हमारा नुकसान कम हो गया। देखो हमने यहाँ पर लॉस कितना मान लिया था? 3,000। उसमें से 2,000 को अगर अपोजिट साइड लिख दिया, क्रेडिट कर दिया, दैट मीन्स हमने 2,000 के लॉस को कम कर दिया। तो हमारा नेट लॉस कितना हुआ? 1,000 रुपए का। जिस दिन ये इंश्योरेंस क्लेम का पैसा रिसीव होगा आपको, उस दिन एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि आपको पैसा रिसीव हो जाएगा उस दिन। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एक कस्टमर अमित हु ओ 10,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड पेड 40 पैसा इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। देखिए वही कह रहा, हुआ क्या?
एक अमित है जो कस्टमर जिससे हमने सामान बेचा था 10,000 का, 10,000 लेने थे उससे, हमें कितने लेने थे 10,000, वो ये कह रहा है उसने 40 पैसा 1 रुपये में दिया, यानी 40% पैसा दिया, तो उससे हमें कितना रिकवर हुआ, उसके पास से हमारे पास पैसा जो रिकवर हुआ कैश और बैंक में जो पैसा आया वो कितना आएगा 4,000, 40%, तो 60% हमारा क्या हो गया, बैड डेट हो गया, डूब गया, 60% हमारा पैसा डूब गया, दैट इज 6,000 हमारा पैसा डूब गया। तो अब आप एक चीज बताइए, जो डूब गया ये तो लॉस है ना, और लॉस है तो क्या होगा, डेबिट, कैश आ रहा है तो पैसा आ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट, और ये जो क्लेम था, जो भी अमित था जिससे हमने पैसे लेने, जिससे हमने असेट्स माना था, वो आज असेट्स हमारी कम होगी इसलिए क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 6,000, सॉरी 6 नहीं 4,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट कितना 4,000, 6,000 सॉरी 6,000 टू अमित कितना 10,000, 4,000 हमें मिल गया, 6,000 हमारा डूब गया, और हमने क्या लेने कितने थे पूरे 10,000 रुपए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि रिकवर्ड कैश 1,200 फ्रॉम एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट, जैसे ऐसे अमित का अकाउंट बैड डेट मान लेते कि पैसा डूब गया, इसी तरह कोई व्यक्ति था उसका पैसा डूब गया, वो आज हमें कितना पैसा देके चला जा रहा है 1,200, तो जरा बताओ हमारे पास पैसा आ रहा है ना, ये 1,200 रुपये हमें आ रहा है कि हमारे पास कैश बढ़ रहा है, और ये पैसा हमने डूबा हुआ मान लिया था, ये पैसा हमने क्या मान लिया था, डूबा हुआ, आज बैड डेट रिकवर्ड हो गया, और जब रिकवर्ड हो गया तो हमारी क्या हो गई है, इनकम होगी, ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारा पैसा ये वापस आ गया, तो एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कितना 1,200 रुपए। क्लियर है बात, आई होप आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कैश स्टॉलन, अब कैश चोरी हो गया मान लिए, अगेन नुकसान हो गया, क्या हो गया, हमें नुकसान हो गया, कितने का 500 का, तो हमारा कैश क्या हो गया बोलो, कम हो गया, और हमें लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, थेफ्ट कितने से लॉस हो गया 500 से, तो लॉस होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 500 रुपए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कह परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्काउंट के बारे में समझाता हूँ, वैसे हमने डिस्काउंट के बारे में सीखा है, डिस्काउंट का मीनिंग हुआ है कि जो भी आपका लिस्ट प्राइस है, जो भी आपका मार्केट रेट है, जो भी आपका एमआरपी है, आप उससे कम प्राइस पर कोई गुड्स देंगे, इट मीन्स हमने कहा डिस्काउंट का मतलब हुआ है कि जो भी प्राइस है उसमें से आपको उतना कम पे करना पड़ेगा। डिस्काउंट हमारा दो तरह से हो सकता है, या तो ट्रेड डिस्काउंट या उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। अब समझना, ट्रेड डिस्काउंट का क्या मतलब हुआ कि आप कहते हैं कि भाई अरे भाई एक क्वांटिटी खरीदता हूं तो मान लीजिए वो 100 रुपए की है, वही कह रहा है अगर मैंने 100 क्वांटिटी खरीदूंगा तो क्या मेरे को कुछ कम पड़ेगा, यस, एक क्वांटिटी 100 रुपए की है, वो ये कह रहा है अगर आप 100 क्वांटिटी खरीदेंगे तो हम आपको 80 रुपए की एक क्वांटिटी देंगे, दैट इज 8,000 रुपए। कितना डिस्काउंट मिल गया आपको, 20% का डिस्काउंट मिल गया, 20 रुपए पर आइटम पर आपको डिस्काउंट मिल गया। इस डिस्काउंट का नाम देते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। तो जब आप बल्क में परचेज करते हैं, जब क्वांटिटी ज्यादा में आप खरीदते हैं, उस पर जो डिस्काउंट मिलता है उसे हम नाम देते हैं कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हो गया हमारा, इसे हम कभी भी बुक्स में शो नहीं करते। क्लियर है बात। अब बात करते हैं दूसरा हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का क्या मतलब हुआ, कैश डिस्काउंट का मीनिंग ये हुआ कि आप इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो या अर्ली पेमेंट कर रहे हो। अर्ली पेमेंट, अर्ली पेमेंट का क्या मतलब हुआ कि भाई मैंने आज आपका सामान बेचा, मैंने कहा आज मैं आपका सामान बेच रहा हूं, आप मेरे को 60 दिन बाद पैसा देना। कितने दिन बाद पैसा देना, 60 दिन बाद। इट मीन्स अब मेरा राइट कभी होगा उसके, जब वो 60 दिन कंप्लीट होंगे तब मैं बोल पाऊंगा कि वो पैसा नहीं दे रहा है। उसके पास राइट है कि वो 60 दिन तक पैसा अपने पास होल्ड कर सकता है, चाहे उसका पैसा अवेलेबल क्यों ना हो, तब भी वो पे ना करे तो मेरा राइट नहीं कि मुझसे ले सकता हूं। अब सोच के देखो, अगर मैं उसे ऑफर करता हूं कि भैया अगर आप जल्दी पेमेंट कर दोगे, जो भी ड्यू डेट है, ड्यू डेट से अगर आप पहले पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा। क्या दूंगा, 2% का डिस्काउंट दूंगा, या मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। आप सोच के देखिए, किसी व्यक्ति को मान लो 10 लाख रुपए पे करने हैं, उसका मान लेते हैं कितना 10% डिस्काउंट कितना हुआ, 1 लाख रुपए। अगर उसे 1 लाख रुपए कम देने पड़ेंगे और मान लीजिए उसे 15 दिन 20 दिन 50 दिन पहले पेमेंट करनी पड़ रही है और उसका पैसा अवेलेबल है, तो डेफिनेटली वो पे कर देगा क्योंकि उसे 1 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि क्या होता है, कैश डिस्काउंट का मीनिंग होता है जब आप इमीडिएट पेमेंट करते हो या फिर अर्ली पेमेंट करते हो, जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट से अगर पहले पेमेंट करते हो, जो पेमेंट करने के वजह आपको डिस्काउंट मिलता है उसे हम नाम दे रहे हैं कैश डिस्काउंट का, और इसे हम बुक्स में शो करते हैं। ठीक, तो यहां पर बताइए हमारा लिस्ट प्राइस जो है वो 20,000 का है, डिस्काउंट कितना है
10% कितना हुआ 20,000 का 2,000, कितना पे करना पड़ेगा हमें 18,000 पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा 18,000। तो हमने कहा एंट्री क्या करेंगे हम, सामान आ रहा है तो हमने कहा परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, कितना 18,000, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते इसलिए हम उसे दिखा भी नहीं रहे हैं। बट अगर हम जनरली अगर उसे दिखाते तो एंट्री क्या करते हैं हमने कहा सामान आ रहा है परचेज अकाउंट डेबिट कितने का 20,000 रुपए का टू रवि, रवि से हमें कितना पैसा लेना है 18,000 और बाकी हमने का क्या हो गया डिस्काउंट हमें रिसीव हो गया कितने का 2,000 रुपए के, हमें देने की जरूरत नहीं है। बट ये कब होता है जब हम कैश डिस्काउंट देते हैं। हम ट्रेड डिस्काउंट के केस में बुक्स में डिस्काउंट शो नहीं करते इसलिए हम डिस्काउंट की एंट्री भी नहीं करते हैं। आगे लिखा है सोल्ड गुड्स टू किरण, लिस्ट प्राइस 30,000 है एट 10% डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। देखो दोनों डिस्काउंट आ गए यहाँ पे। कहता है किरण पेड द फुल अमाउंट इमीडिएटली इन कैश, क्योंकि उसने इमीडिएटली पेमेंट कर दी कैश में इसलिए उसे कैश डिस्काउंट मिला। तो हमने कहा लिस्ट प्राइस कितना है 30,000 है। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट जो आपने बल्क में क्वांटिटी खरीदी उसका 10% मतलब 3,000 हो गया, कितने की वैल्यू बच गई 27,000। अब इस पर आपको क्या मिलेगा 5% का डिस्काउंट मिलेगा। कौन सा डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना हो गया आपका 1,350। इट मीन्स आपको देना होगा 25,650, 25,650 आपको देना है, मतलब मिलेगा आपको पैसा। तो आपने सेल किया था तो एंट्री क्या करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अब आपने देखो उधार तो बेचा नहीं है, क्योंकि उधार बेचा हो तो ऐसे नाम लिखा होता तो उधार होता है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है उसने तुरंत पैसा पे कर दिया सारा। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना 25,650। डिस्काउंट कितना अलाउ किया हमने, डिस्काउंट सिर्फ ये वाला दिखाना है कितना 1,350, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो नहीं करते। टू किरण, और किरण से कितना लेना था पूरे 27,000 रुपए। क्लियर है बात। तो ये हमने एंट्री की किस चीज की डिस्काउंट की। सो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारी बची हुई एंट्री थी वो हम इस तरह से कवर करेंगे कि हम कैसे कोई भी एंट्री आपके सामने जो भी एंट्री आएगी आप हर एंट्री कर सकते हो बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी जनरल एंट्री कोई भी रिकॉर्डिंग आप किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको यानी समझ आ रहा होगा कि किस तरह हम जनरल एंट्री करते हैं। अब हम बात करेंगे जीएसटी की। अगर हम बात करेंगे टीडीएस की कि जीएसटी की एंट्री कैसे करनी है, टीडीएस की एंट्री कैसे करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी होगा कि जीएसटी है क्या। आपको जानना होगा कि टीडीएस है क्या, किस तरह से टीडीएस का कॉन्सेप्ट है, क्या जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, किस तरह से हम उसे अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज में कंसिडर करेंगे। हम उसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर, क्योंकि हमारा जो ये बेसिक एंट्रीज थी, बेसिक रिकॉर्डिंग थी वो हम सीख चुके हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी एडवांस रिकॉर्डिंग होगी जिससे मेरी जीएसटी को कंसिडर करेंगे, टीडीएस को कंसिडर करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बाकी अभी तक हमने जो भी सीखा है तो आपको एटलीस्ट ये समझ में आ गया है कि बेसिक रिकॉर्डिंग कैसे होगी, कैसे हम जनरलाइज करेंगे किसी भी एंट्री को, किसी भी ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं, आपको मजा आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, जिससे कि क्या है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा यूजर तक ये पहुंचे, जिससे कि उनको इसका फायदा मिल सके। बाकी बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको यानी बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, उसमें हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे, वहां पर हम टीडीएस के बारे में बात करेंगे। बाकी तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।